अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। मंगलवार के कार्यक्रम में दशा और अंतरदशा को कैसे जानेंगे और किस आधार पर उन्हें यह समझा जाता है कि हमारी जो अंतरदशा है, हमारी जो महादशा है, जिस ग्रह की दशा में हम जी रहे हैं वो कैसा जाने वाली है, वो कैसा बीतने वाली है, उसके परिणाम हमारे ऊपर कैसे रहने वाले हैं, इसको अगर समझना हो आज का कार्यक्रम मुख्यतया इसी पे केंद्रित होगा। अगर आपकी कुंडली है तो उसे आसानी से ये बात समझ लेने में आसानी होगी। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में ही बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं, पर शुरू करने से पहले एक मन की बात बता दूं, जरा समझिएगा। पहले कमेंट देने में कमेंट के उत्तर देने में बड़ी आसानी से उसमें कोई संकट की स्थिति नहीं थी, पर अब उत्तर देने में बड़ी दिक्कत होती है। और दिक्कत वो ये है कि अगर कुछ भी लिखो तो वो रिफ्रेश होता है, फिर ऊपर जाओ। अब एक कार्यक्रम में अगर 500 कमेंट आए तो 500 बार वो रिफ्रेश हो रहा है। अब ऐसे में एक एक प्रतिक्रिया को लिखने में बड़ी दिक्कत। अब गलती से भी टैप होता है तो वो खुल जाता है, वो कमेंट अकेला खुलता है और वहां पे फिर वो रिफ्रेश होता है और फिर ऊपर जाओ, तो ऐसे में बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब नहीं दे पाता हूं उस तरीके से उत्तर, तो मुझे सच में बुरा लगता है। मैं कसम से कहूं मुझे बहुत बुरा लगता है। आप लोगों की प्रतिक्रियाएं अगर मुझे उस पर कोई उत्तर ना दूं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। और ये पता नहीं क्या कहूँ, बहुत अजीब है ये चीज़। मतलब अब मैं बिहार का हूँ, आप लोग जानते हैं, मैं दे देता हूँ तो बिहारी हूँ तो बिहारी भाषा में कुछ दे देता हूँ। यूट्यूब वालों पे मुझे तो बड़ी गुस्सा की स्थिति बन रही है। क्या पता नहीं करते रहते हैं ये लोग, चुपचाप शांति से चलने वाला था चलने देते। अब प्रतिक्रिया दो तो रिफ्रेश हो, और रिफ्रेश हो तो ऊपर जाओ, फिर नीचे घुमा के आओ, फिर नीचे घुमा के आओ, फिर दो, फिर रिफ्रेश हो, फिर ऊपर जाओ, फिर नीचे। ऐसे में अब दिक्कत हो जाती है। अब यही बात है, तो उस पर आप लोग ज़रा गौर मत करिएगा। मैं देने का प्रयास करता हूं उत्तर, पर वो सही नहीं है, संतुष्टि नहीं है। पता नहीं मैं उसमें क्या कर सकता हूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। चीज़ें शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए देखते हैं क्या कहता है आज का विषय। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात कहां से शुरू करनी है और कहां पर होगी खत्म, इसको समझने के लिए कि आपकी कुंडली में महादशा और अंतरदशा कैसी जाने वाली है, उसको समझने का सीधे से कुछ ऐसे पैमाने में आपको बता देता हूं जिसको ध्यान में रखिएगा, तो आपको आसानी से ये बात पता चल जाएगी कि आपकी दशा कैसी जाने वाली है, चाहे वो महादशा हो चाहे अंतरदशा, ये दोनों पे देखना। सबसे पहले अगर आपकी कुंडली में जैसे मान लीजिए किसी भी ग्रह की दशा चल रही है, तो सबसे पहले ये देखना होगा कि वो आपकी कुंडली में कारक है या अकारक, या फिर अगर वो नहीं भी देखते हो तो सिर्फ ये देख लो कि वो आपकी कुंडली में कोई शुभ ग्रह है या कोई अशुभ ग्रह है। अगर वो कोई शुभ ग्रह रहा तो उसकी दशा अच्छी जाती है सामान्यतया, अगर वो किसी बुरे भाव का अधिपति भी है तो भी। पर ये एक पहली शर्त कि आपकी कुंडली में कौन सी दशा कैसी जाएगी, उसको जानने का एक सीधा सा फॉर्मूला है कि आपकी कुंडली में वो शुभ ग्रह है या अंतरदशा में जो ग्रह जा रहा है। महादशा मान लीजिए शुभ ग्रह का बना, अंतरदशा अशुभ ग्रह का बना, यानी कि अब वो बैलेंस करेगा। अगर लग्न जो महादशा है वो शुभ ग्रह का है, अंतरदशा भी किसी शुभ ग्रह का है, तो ये दशा अच्छी जाएगी। ये पहला सूत्र। दूसरे सूत्र में वो ग्रह जो आपकी कुंडली में महादशा का ग्रह बनता है और जो ग्रह अंतरदशा का है, वो दोनों ग्रह एक दूसरे के मित्र हैं या एक दूसरे के शत्रु हैं। अगर वो दोनों ग्रह एक दूसरे के शत्रु हुए, जैसे यहां पे शनि बने महादशा के अधिपति, मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि की दशा चली और अंतरदशा में आ गए मंगल। अब शनि और मंगल एक दूसरे के परम शत्रु होते हैं, तो अब यहां पे ये जो दशा होगी वो थोड़ी ढीली ढीली सी जाएगी, थोड़ी कमजोर जाएगी। हो सकता है उसमें आपको परेशानियों से गुजरना पड़े। पर अगर शनि हो और वहीं पे अंतरदशा में बुध की अंतरदशा आ जाए तो ये दशा अब अच्छी जाएगी, क्योंकि ये दोनों अच्छे और अपने दोनों मित्र होते हैं। बात समझ में आ रही होगी। तो ये दूसरा सूत्र है जिसको कि आप अगर समझ लें तो आपको पता चल जाए कि दशा कैसी जाने वाली है। तीसरे तौर पे जो देखने वाली बात है, तीसरे लेवल पे जिस पैमाने को मैंने रखा है उसमें यह समझने वाली बात है कि जो महादशा और अंतरदशा के ग्रह हैं वो दोनों एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। क्या वो, जैसे मान लीजिए शनि, अगर मान लीजिए शनि की दशा चली तो क्या वो शनि
इसी भाव में बैठे हैं या फिर वो अपने किसी अशुभ घर में बैठे हैं। जैसे मान लीजिए सप्तम के अधिपति हुए तो अष्टम में बैठ गए, या फिर छठे में बैठ गए, या 12वें में बैठ गए। तो वो ग्रह जो दशा में जी रहा है, जो दशा में है, अब ये दोनों के लिए लागू होंगी बातें, मतलब वो महादशा के लिए भी और अंतरदशा के लिए भी। वो ग्रह जो एक्टिव है आपके ऊपर से, वो शुभ भाव का अधिपति है, तो क्या वो शुभ भाव में बैठा है या फिर वो किसी अशुभ भाव में बैठा है। अगर अशुभ भाव में बैठा होगा तो उसके परिणाम थोड़े कमजोर से दिखेंगे, पर अगर वो किसी शुभ भाव का अधिपति है और शुभ भाव में ही बैठा है, जैसे लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम, त्रिकोण और यहां पे, तो ये स्थितियां उसकी दशा को अच्छा बनाने वाली हो जाती हैं। ये तीसरा पैमाना था। चौथे पैमाने के ऊपर ये देखना है, जो चौथा पैमाना है कि दशा कैसी जाएगी, उसको समझने के लिए कि जो भी ग्रह दशा में है वो किसी शुभ ग्रह की राशि में बैठा है या किसी पापक ग्रह की राशि में बैठा है। अगर वो स्वयं पापी ग्रह है और किसी पापी ग्रह की राशि में बैठा है तो निस्संदेह वो दशा थोड़ी कमजोर जाएगी। पर अगर वो कोई अशुभ ग्रह है और किसी शुभ ग्रह की राशि में बैठा है तो ये भी बात है कि वो दशा आपको सुकून देने वाली भी हो सकती है। ये चौथा पैमाना था। पांचवें पैमाने में आपको ये देखना है कि जो ग्रह आपके ऊपर से एक्टिव है वो किसके साथ बैठा है। मतलब अगर शनि है तो वो मित्र के साथ बैठे हैं, किसी शत्रु के साथ बैठे हैं, कोई शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं, कोई पापक ग्रह के साथ बैठे हैं। अगर वो शुभ ग्रह के साथ बैठेंगे तो उनकी दशा अच्छी जाएगी। अगर वो पापक ग्रह के साथ बैठे हैं तो उनकी दशा थोड़ी कमजोर जाएगी। ये पांचवा पैमाना था। बात समझ में तो आ रही होगी। छठे पैमाने के रूप में आपको यह देख लेना चाहिए कि वो ग्रह जो आपके ऊपर से एक्टिव है वो 8वें भाव के अधिपति, 6वें भाव के अधिपति, 12वें भाव के अधिपति, सप्तम भाव के अधिपति, दूसरे भाव के अधिपति और तीसरे भाव के अधिपति के साथ है क्या। अगर वो इन भावों के अधिपति, एक बार फिर से कहूं, जो दशानाथ है, जो दशा का अधिपति है या अंतरदशा का अधिपति, अगर वो 7वें, 8वें, 6ठे, 12वें, दूसरे और तीसरे इन भावों के अधिपतियों के साथ उसकी स्थिति बैठने की बन रही है, जैसे मान लीजिए जो दशा चली उस भाव का अधिपति वो ग्रह जो है वो सूर्य के साथ बैठ जाए, या फिर यहाँ पे मिथुन राशि या आपकी कुंडली में 12वें भाव के जो अधिपति बैठे हैं उनके साथ बैठ जाए, या इन्हीं भावों में बैठ जाए क्रमशः यहाँ पे, यहाँ और यहाँ या यहाँ पे, तो वो थोड़ी सी दशा सामान्य या मध्यम स्तर की जाती है। पर अगर वो यहाँ ना बैठ करके किसी अच्छे भाव में बैठा हो, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो वो अच्छी दशा जाने की स्थितियों में हो जाती है। ये छठा था। 7वें पैमाने के रूप में अगर मैंने जिस चीज को रखा हुआ है उसमें यह देख लेना चाहिए कि महादशा का जो अधिपति है और अंतरदशा का जो अधिपति है वो दोनों किस किस भाव के अधिपति हैं। अगर वो किसी अच्छे भाव के अधिपति हैं तो दशा अच्छी जाएगी। अगर वो बुरे भाव के अधिपति हैं तो निस्संदेह दशा मध्यम या कमजोर जा सकती है। यह 7वां पैमाना हो सकता है। 8वें नंबर पे आपको यह देख लेना चाहिए कि आपकी कुंडली में जो ग्रह दशा में है, मतलब महादशा में, और जो ग्रह अंतरदशा में है वो दोनों एक दूसरे से कैसे बैठे हैं। जैसे अगर वो एक दूसरे के आगे पीछे बैठे हों तो ये दशा कमजोर जाएगी। एक दूसरे से चौथे 10वें के संबंध में बैठे हों तो ये दशा कमजोर जाएगी। एक दूसरे से छठे 8वें के संबंध में बैठे हों तो ये दशा कमजोर जाएगी। अगर एक दूसरे से तृतीय एकादशवें के संबंध में बैठे हों तो ये दशा अच्छी जाएगी। मतलब तीसरे एकादशवें का मतलब महादशा का ग्रह यहां बैठा और अंतरदशा का ग्रह यहां बैठ गया तो ये दशा अच्छी जाएगी। अगर महादशा का ग्रह यहां बैठा, अंतरदशा का यहां बैठ गया तो ये दशा थोड़ी कमजोर जा सकती है। अगर महादशा का ग्रह यहां बैठा, अंतरदशा का ग्रह केंद्र में या फिर उससे 7वें बैठ जाए या तीसरे एकादशवें या नवम पंचम के संबंध में बैठ जाए तो वो दशा अच्छी जाएगी। समझ में आ रही है चीजें या मैं ऐसे ही खाली बोले जा रहा हूं? ये 8वीं बात है। 9वीं बात जो आपको समझ लेनी चाहिए कि महादशा का अधिपति या अंतरदशा का अधिपति किन किन क्षेत्रों के कारक होते हैं। मतलब उनके कारक क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, वो किन किन चीजों का कारक है। अगर वो ग्रह अच्छा रहा तो उन क्षेत्रों में आपको लाभ दे सकता है। अगर वो ग्रह कमजोर रहा तो, या फिर अगर वो ग्रह कमजोर बैठा है या अच्छा नहीं है तो उसके कारक क्षेत्र में जो जो क्षेत्र आते हैं वो जिन जिन चीजों का कारक होता है वो
उन उन चीजों से संबंधित समस्याएं आपके जीवन में खड़ा कर सकता है। क्लियर है? नवीं बात जो समझने वाली है, आपकी कुंडली में, ये फाइनल और सबसे अच्छी बात है, और भी है, आपकी कुंडली में जिस ग्रह की भी दशा चल रही है वो आपकी कुंडली में बली होकर के बैठा है या निर्बल है, उस पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है या कमजोर है, वो खुद पापकर्त्री में फंसा है या शुभ कर्त्री में फंसा है। अगर वो खराब ग्रह की दशा भी रही और उसके आगे पीछे 2 शुभ ग्रह बैठे हों तो भी वो दशा अच्छी जाएगी। अगर कोई पापक ग्रह नहीं है, कोई शुभ ग्रह है और उसके आगे पीछे कोई अशुभ ग्रह बैठे हों, पाप कर्त्री लगा हो, तो वो दशा मध्यम हो जाती है, थोड़ी कमजोर हो जाती है। ये 9वीं बात थी। और 10वीं बात जो सबसे ज्यादा आवश्यक रूप से हमें गोचर में देखना चाहिए कि जो ग्रह आपकी कुंडली में महादशा में एक्टिव है, जो ग्रह आपकी कुंडली में अंतरदशा में एक्टिव है, वो दोनों ग्रह अभी के गोचर स्थिति में एक दूसरे से कैसे हैं, एक दूसरे से कैसे संबंध में जा रहे हैं, जैसे छठे आठवें, चौथे दसवें, तृतीय एकादशवें, नवम पंचम, या फिर उनका संबंध अभी के ग्रह स्थिति में कैसी है। क्या सूर्य नीच के हैं, अब जैसे अभी उच्च के हैं, तो अगर सूर्य में चंद्रमा का अंतर चला तो आपकी कुंडली में चंद्रमा कैसा बैठा। इसको मैं महादशा को इसको एक बार कुंडली पे भी बता दूंगा तो आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीजें। पर ये जो मैं बता रहा हूं ये आपको एक खाका बता रहा हूं कि आप इसको दिमाग में उतार लो। अगर ग्रह बली हुआ, अपनी राशि का बैठा है, मूल त्रिकोणस्थ होकर के बैठा है, उच्च का होकर के बैठा है, स्वराशि का बैठा है, मित्र की राशि में बैठा है, शुभ कर्त्री में बैठा है, उसके बाद उस पे शुभ ग्रह के प्रभाव देखे जा रहे हो, वो शुभ भाव का अधिपति हो, शुभ ग्रह के साथ बैठा हो, मित्र के साथ बैठा हो, अस्त ना हो, कमजोर ना हो, मृतप्रायः ना हो, तो वो दशा अच्छी जाएगी। पर अगर जितने भी मैंने सूत्र बताए हैं, अगर उसमें से पापग्रह के साथ बैठा हो, पापग्रह का प्रभाव हो, पाप कर्त्री में फंसा हो, अस्त हो, कमजोर हो, नीच का हो, शत्रु क्षेत्री हो, शत्रु के घर में बैठा हो, मतलब तो वो ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर सा जाता है। बात समझ में आ गई होगी। इसको अगर आप ऐसे समझने लगोगे तो आप आसानी से ये बात जान जाओगे कि आपकी कुंडली में जो दशा आपके जीवन में अभी आपको प्रभावित कर रही है वो कैसी जाने वाली है। ये बात बड़ी गंभीरता से समझ लेना। बात समझ में तो आ गई होगी। अब आगे बढ़ता हूं। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 4थे अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान ने बात कही है, पर भगवान ने नहीं, वस्तुतः यहां पे बात अर्जुन ने भगवान से पूछी है। और वो क्या पूछी है? मैंने आपको क्या बताया था? 4थे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने ये बात कर्म योग वाली किसको बताई थी? सबसे पहले स्वयं भगवान ने कर्म योग की बात सबसे पहले सूर्य को बताई थी। भगवान ने बात सूर्य को बताई, सूर्य ने बात मनु को बताई, मनु ने उसके बाद राजा इक्ष्वाकु को बताई। पर यहां पे सवाल यह उठता है कि अब अर्जुन के दिमाग में यह बात आती है, पर आपका जन्म तो अभी हुआ है, तो फिर आपने ये बात सूर्य को कैसे बताई? है ना ये बात? क्योंकि अर्जुन को अब यहीं से भगवान बताने वाले हैं। क्या? वो कल बताऊंगा कि आप तो अभी जन्मे हो। तो ये आप अर्जुन ने पूछा कि आपने सूर्य को ये कैसे बता दिया? सूर्य तो बहुत पुराने हैं, वो तो कई हजार वर्षों से जलते आ रहे हैं, पर आप तो मेरे सामने हो, आप तो अभी जन्मे हो। अब यहीं से उनका संशय दूर होने वाला है। तो बन के रहिएगा, आपको यूं ही मैं दिखा दूंगा यहीं पे बैठे बैठे सब कुछ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।